ग्रेव्स डिजीज़, सबसे पहले क्या होता है ग्रेव डिजीज? ये मोस्ट कॉमन कॉज है एंडोजीनस हाइपरथायरॉयडिज्म का। एंडोजीनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थायराइड ग्लैंड खुद से बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्सोजीनसली किसी मेडिकेशन के थ्रू थायराइड हार्मोन डाला गया है, नहीं, थायराइड ग्लैंड खुद से बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए एंडोजीनस हाइपरथायरॉयडिज्म इसका मोस्ट कॉमन कॉज है ग्रेव डिजीज़। अब पीक इंसिडेंस होता है 20 से 40 ईयर की एज में, और जेंडर फीमेल टू मेल रेशियो 10:1 होता है। किस क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट आएगा? तो एक तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा ही, देन डिफ्यूज गॉइटर मिलेगा, तो मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सिमेट्रिकली इनलार्ज रहेगा और डिफ्यूज रहेगा, और उसमें थायरोटॉक्सिकोसिस भी होगा। देन उसके बाद इन्फिल्ट्रेटेड ऑप्थेल्मोपैथी के साथ आएगा कि उस पर्सन की का जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोट्रूडेड रहेगी, जिसे हम बोल रहे हैं एक्सोप्थेल्मोस बोल रहे हैं, और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल क्या रहेंगी? वीक हो जाएंगी। देन जिसके कारण लिड लैग भी मिल सकता है। देन लोकलाइज्ड इन्फिल्ट्रेटिव डर्मोपैथी, तो इसमें क्या होता है कि पेरीटिबियल मिक्सेडिमा, मतलब कि जो शिन ऑफ टिबिया होता है वहाँ पर क्या मिलेगा? एडिमा मिलेगा, तो इसलिए उसे हम बोल रहे हैं प्रीटिबियल मिक्सेडिमा होगा। लेकिन ये चीज़ बहुत ही कम पेशेंट में मिलता है, ठीक है। माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट शो दिस फीचर। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पैथोजेनेसिस में इसमें क्या होता है ग्रेव डिजीज में कि ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट। आपको पता है थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है TSH रिसेप्टर, जिस पर TSH आकर उसको स्टिमुलेट करता है, फिर थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है T3 एंड T4। तो ऑटो एंटीबॉडी बन गए हैं T3 रिसेप्टर के लिए, और ये ऑटो एंटीबॉडी कौन से होते हैं? TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर TGI भी होते हैं, थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दो एंटीबॉडी याद रखना, TSI और TGI। अब ये क्या करते हैं? मिमिक करते हैं थायराइड TSH हार्मोन को। अब TSH हार्मोन को मिमिक कर रहे हैं तो वो स्टिमुलेट करेंगे TSH रिसेप्टर को, और TSH रिसेप्टर क्या करेगा? T3 और T4 को एक्सेस में रिलीज करेगा। तो यही थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कराएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब देखिए कि और क्या होता है कि ग्रेव डिजीज में अदर ऑटो इम्यून डिजीज होने का भी रिस्क होता है, जैसे कि SLE हो गया, परनीशियस एनीमिया, डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़, या फिर एडिसन डिजीज़। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमें पता है HLA जो जीन होता है नॉर्मल, वो क्या करता है? आइडेंटिटी बताता है कि हमारे बॉडी का सेल है या फिर फॉरेन एंटीजन है, ठीक है। और इसी तरह से CTLA4 ये ब्रेक लगाता है कि बहुत एक्सेस में T सेल या B सेल ना बन जाए, और सेम चीज़ कौन करता है? PTP-N22 जीन। अब अगर इन जीन का वेरिएंट किसी पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक HLA का जो ग्रेव डिजीज में वर्क करता है वो HLA-DR3 है, और इसका वेरिएंट भी एक होगा, और PTP-N22 का PTP-N22R620W, नो नीड टू रिमेंबर दिस। तो इनके जब वेरिएंट, सिंपल आप याद रखिए, इन जीन के जब वेरिएंट प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, तो वो क्या करते हैं कि लाइक इसका जब वेरिएंट प्रेजेंट होगा, वो जो ब्रेक लगा रहा था CTLA4 की बहुत एक्सेस में T सेल और B सेल ना बने, तो ये बहुत एक्सेस में T सेल बनने से रोक रहा था। तो ये अब अगर इसका वेरिएंट प्रेजेंट है तो वो ब्रेक जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा, और अगर वो ब्रेक नहीं लगेगा तो इसके कारण बहुत एक्सेस में T सेल और B सेल बनेंगी, और इसके कारण वो अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या करने लगेंगी? फॉरेन बॉडी समझकर उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगी। सेम चीज़ PTP-N22 और सेम चीज़ HLA की अपनी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी अगर ये वेरिएंट प्रेजेंट है फॉरेन एंटीजन को और अपने खुद की बॉडी के एंटीजन को। तो क्या होगा कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, मतलब बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो जाएगा एक तरह से, और वो खुद के सेल को डैमेज करने लगेगा। तो इसी तरह से अगर वो थायराइड के ग्लैंड की सेल्स को डैमेज कर रहा है, TSH रिसेप्टर को क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? ग्रेव डिजीज़ होगा। अगर जॉइंट्स में वर्क करने लगा वही डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, तो SLE होगा। अगर RBC पे करने लगा तो परनीशियस एनीमिया, इसी तरह से और ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएटेड होंगी। तो ये होता है इसके पीछे का मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेव डिजीज़ की ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो ग्रॉस में क्या हमने बताया? सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट मिलेगा, ये आपको याद रखना है। वेट जो है वो मोर देन 80 ग्राम मिल जाएगा। कट सेक्शन करने पर सॉफ्ट, मीटी, बीफी और डीप रेड अपीयरेंस मिलेगा। देन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी को हम इन हेडिंग्स में देखेंगे। सबसे पहले एपिथीलियम कैसी दिखेगी? तो फॉलिकुलर एपिथीलियल सेल जो है वो टॉल और कॉल्यूमिनार और क्राउडेड दिखेंगी।
नॉर्मली आपको पता है कि कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, लेकिन जब क्या कहेंगे ग्रेव डिजीज़ होगा तो ये टॉल और कॉल्यूमिनार दिखेंगी। देन पेपिला फॉर्मेशन होंगे, तो क्राउडिंग फॉर्म्स स्मॉल पेपिला, मतलब आप ये सोचिए इतना ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी कि वो सेल जो है वो पेपिला फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें फाइब्रोवेस्कुलर कोर नहीं होगा। मतलब आपको अगर याद हो पेपिलरी कार्सिनोमा जो हमने पढ़ा था तो उसमें फाइब्रोवेस्कुलर कोर फॉर्मेशन हो गया था। मतलब कि हमारी जो ये सेल थी इनके जो पेपिला फॉर्म हुए थे उनके बीच में फाइब्रोवेस्कुलर कोर था, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें नहीं होती है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर फॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट पेपिला प्रोजेक्टिंग होते हैं ल्यूमेन में। देन कोलॉइड स्टेटस की बात करें तो कोलॉइड जो है वो पेल दिखाई देता है, उसमें डिस्टिंक्ट स्कैलॉप्ड मार्जिन मिलते हैं। अब इससे क्या मतलब है कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये फॉलिकुलर सेल है और कई फॉलिकुलर सेल हैं, इनके बीच में क्या जमा है, कोलॉइड जमा है यहाँ पर। तो ये फॉलिकुलर सेल धीरे धीरे कोलॉइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम कोलॉइड रिजॉर्प्शन कहते हैं, और वो फिर फर्दर हार्मोन को ब्लड में भेजती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि थायराइड फॉलिकुलर सेल बहुत एक्टिव हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो कोलॉइड अंदर सेंटर पे एकदम स्मूथ तरीके से फैला हुआ था, अब उसमें क्या हो जाता है कि वो बहुत जल्दी उसका कोलॉइड का रिजॉर्प्शन होने लगता है, इसलिए वहाँ पर ऐसे स्कैलॉप्ड मार्जिन मिलने लगती हैं, ठीक है। तो ये ड्यू टू एक्टिव एंड रैपिड रिजॉर्प्शन। इन्फिल्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर टी सेल प्रिडोमिनेंटली इन्फिल्ट्रेटेड रहती है, बी सेल प्लाज्मा सेल भी मिलते हैं और इसके कारण जर्मिनल सेंटर फॉर्मेशन रहता है। अब देखिए कि इसका एक बार हम इमेज में देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो ग्रॉस आपको ऐसा दिखाई देगा, क्या होगा इसमें कि आप देख सकते हो, हमने जो बोला था कि ये बीफी डीप रेड पैरेन्काइमा इसका दिखाई देता है और डिफ्यूजली इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड दिखती है। देन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये आपको दिख रहे होंगे वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर, ये है क्या जो हमने बात की थी स्कैलॉप्ड अपीयरेंस, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कॉल्यूमिनार सेल्स ये आपको दिख रही होंगी, न्यूक्लियस एट द बेस, और कॉल्यूमिनार सेल ऐसी दिख रही हैं। तो वही हमने बोला कि इसकी जो फॉलिकुलर सेल हैं वो कैसी हो जाती हैं, कॉल्यूमिनार शेप की हो जाती हैं, और इसका पेल कॉलॉइड पेल दिख रहा है, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन दिख रहे हैं। तो इस तरीके ये होती है इसकी माइक्रोस्कोपी। देन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन की बात करते हैं तो आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए क्या होता है कि जैसे ही आयोडीन का काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है कि T3T4 के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देती है, ठीक है। इसके कारण ही क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कॉल्यूमिनार हो गई थी, वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाती हैं, जिसे हम बोल रहे हैं इन्वोल्यूशन ऑफ एपिथेलियम। और कोलॉइड जो कि बहुत जल्दी यूज़ हो रहा था, अब वो भी उसका भी रिजॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए वो भी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरेसिल ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो ये हार्मोन मतलब प्रोपाइल थायोयूरेसिल है, ये क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण जो कपलिंग रिएक्शन होती थी वो इनहिबिट हो जाती है, तो T3T4 बनना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब अगर T3T4 नहीं बनेगा तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड इसे डिटेक्ट करेगी और वो एक्सेस में TSH प्रोड्यूस करेगी। ये एक्सेस वाला TSH क्या करेगा, TSH रिसेप्टर को ओवर स्टिमुलेट करेगा। इसके कारण क्या होगा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो ये प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन इस तरीके से वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा थायराइडल टिश्यू अल्टरेशन। तो सबसे पहले लिम्फॉइड सिस्टम में क्या होता है, जनरलाइज्ड लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो जाती है, थाइमिक इनलार्जमेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है यंगर पेशेंट में। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होता है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी, ये हमने पहले ही बताया है कि हाइपरथायराइडिज्म के कारण क्या होता है कि बॉडी की BMR बढ़ जाता है, तो बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, तो हार्ट ज़्यादा पंप करता है, ज़्यादा वर्क करता है ताकि वो ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल कर सके, इसलिए उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और एस्कीमिक चेंजेस भी मिलते हैं। देन आइज़ में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि आइज़ में हमारे ऑर्बिट के टिश्यू में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, ये जमा हो जाते हैं। वो कौन, हाइड्रोफिलिक म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अब हाइड्रोफिलिक से मतलब है कि वाटर को अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल, तो वाटर भी इस सब्सटेंस के कारण क्या होगा,
वहाँ वाटर भी आ जाएगा, इसके कारण क्या होगा, वहाँ एडिमेटस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होता है, लाइक लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होती है। तो शुरुआत में तो इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन बाद में हमें पता है लेट स्टेजेस में क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है इन्फ्लेमेशन के बाद, स्कार के फॉर्म में वो आ जाता है, तो इसके कारण फाइब्रोसिस हो जाता है और वाइटल मसल्स का। तो ये होता है ऑर्बिट में। और इसके अलावा डर्मिस की बात करें तो थिकनिंग हो जाती है डर्मिस की वाया ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन डिपोजिशन और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात कर ली एक्स्ट्रा थायरॉयडल टिश्यू अल्टरेशन की। ठीक है, देन उसके बाद अब देखते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑस्कल्टेशन करके अगर हम देखेंगे तो हाइपर एक्टिविटी और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है, उसके कारण ऑडिबल साउंड मिलती है जिसे हम बोलते हैं थायरॉयड ब्रूइट्स। देन न्यूरोमस्कुलर और ऑक्यूलर में क्या होता है, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के कारण वाइड स्टेयरिंग गेज और लिड लैग मिलता है। ये तो हमें पता ही है कि हाइपरथायरॉयडिज्म का एक कॉमन फीचर है। देन एक्सोप्थेल्मोस या वार्निंग रहती है कि मतलब ये परसिस्ट हो सकता है और प्रोग्रेस करता है, मतलब अगर ग्रेव डिजीज खत्म भी हो गई है तो भी ये, अगर उसका ट्रीटमेंट हो चुका है ऑलरेडी तो भी ये परसिस्ट करता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कि कॉर्निया ब्रेक हो सकता है और उसकी इंजरी हो जाती है, होने का रिस्क होता है। देन सीरम लैब में अगर हम देखेंगे तो एलिवेटेड T3 और T4 के लेवल मिलेंगे और TSH लेवल डिक्रीज रहेगा। रेडियो आयोडीन स्कैन की बात करें तो ये इसमें क्या मिलेगा, डिफ्यूजली इंक्रीज्ड अपटेक, मतलब जो आपकी इंटायर ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड, उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन पूरे डिफ्यूजली क्या रहेगा, फैला रहेगा। देन उसके बाद हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन की बात करें तो सिंपैथेटिक कंट्रोल के लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे, हार्मोन रिडक्शन के लिए थायोनामाइड देंगे, देन एब्लेशन के लिए देंगे रेडियो आयोडीन एब्लेशन, मतलब ये डिस्ट्रॉय कर देगा हाइपर एक्टिव थायरॉयड टिश्यू को। देन सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए थायरॉयडेक्टॉमी कर देंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा ग्रेव डिजीज़ में। तो सबसे पहले हमने देखा उसके डेफिनीशन, पीक इंसिडेंस और जेंडर रेशियो। देन हमने उसमें कौन से क्लासिकल ट्रायड हैं जिसके साथ पेशेंट आता है आपके पास। देन उसके बाद हमने उसकी पैथोजेनेसिस की बात करी। पैथोजेनेसिस के बाद हमने एक और बात की कि उसमें क्या क्या मतलब रिस्क होता है अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ होने का। ये आपको जीन्स वगैरह नहीं दे रखे हैं आपकी रॉबिन्स में, बट ठीक है, समझने के लिए हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने उसकी ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी देख लिया। फिर हमने देखा उसके प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, तो आयोडीन एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। फिर उसके बाद हमने कुछ देखा कि अदर थायराइड के अलावा कौन से टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो उसमें आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो, ये वाइड स्टेयरिंग गेज और लिड लैग, इसके अलावा एक्सोप्थेल्मोसिस भी देख सकते हो इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। सीरम लैब में आप ये सब देख सकते हो, रेडियो आयोडीन स्कैन से पता कर सकते हैं। देन थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में हमने इन ड्रग्स की हमने पहले ही बात की है जब हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात किए थे, उनमें हमने डिटेल में देखा था, बाकी वही चीज़ यहाँ पर भी है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी जो कि रॉबिन्स में दी हुई है हमने वो देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रेव डिजीज़।